से आपका रुख करूंगी और जिस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि काफी दिक्कतों में इस वक्त वो हैं और बारिश लगातार हो रही है, उसकी वजह से भी हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदियों के आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों की परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। कई गांवों में मकानों में पानी भर गया है। वहीं सड़कों पर पानी भरने से एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत शिविर में लाकर रखा गया है। सर्वेश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से मौजूद हैं। सर्वेश, आप प्रयागराज में जरा वहां हालात दिखा दीजिए, किस तरीके के हालात बने हुए हैं? देखिए, यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और रविवार रात को ही डेंजर लेवल को पार कर गई थी। और बीते 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में भी 1.5 से 2 फीट पानी अभी बढ़ा है गंगा और यमुना नदियों का। इसके साथ साथ जो सहायक नदियां हैं उनका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और ये नजारा है, इस वक्त हम बक्सीबाग पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पानी जो है लगातार बढ़ा है। कुछ बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो राहत और बचाव कार्य है उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो मौसम बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त भी बारिश हो रही है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है। ये एनडीआरएफ की टीम हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोग जो है एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार राहत और बचाव कार्य कर रही थी। लेकिन जिस तरह से बारिश शुरू हो गई है उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पर दिक्कत जरूर आई है। लेकिन अब फिर से टीम तैयार हो रही है रेनकोट के साथ और ये लोग जाएंगे और तमाम जो लोग घरों में फंसे हुए हैं उनको निकालेंगे। कल भी 21 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने निकाला था और एनडीआरएफ के कमांडर दिनकर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आज का क्या प्लान है और किस तरह से आज जो है पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा? पिछले 3 दिनों से जो प्लान चल रहा है कि जहां भी जिन लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है एवैक्यूएट होने की, उन लोगों को हम निकालते हैं। और आज भी वही प्लान है, क्योंकि आज दोपहर और शाम तक वाटर लेवल का बढ़ने का चांस है। इसके बाद यहाँ पे स्टेबल होगा, क्योंकि एमपी में जो केन और चंबल रिवर है उनका वाटर लेवल अभी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ भी स्टेबल होने के बाद डिक्रीज होगा। तो सर, अभी कल कितने लोगों को निकाला गया? आज किस तरह से, चूंकि बारिश भी हो रही तो ऐसे में मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? नहीं, बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे हम किसी भी प्रकार के एवैक्यूएशन या रेस्क्यू में। रेनकोट लगा के हम लोग वापस उन्हीं जगहों में जाएंगे और उन्हीं गलियों में जाएंगे जिस तरह से अभी तक करते आए हैं। जिन लोगों को भी रिक्वायरमेंट है जिस तरह की, अभी वाटर बॉटल वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो सारी चीज़ें लेके हम उन्हीं एरियाज में जाएंगे। ठीक है सर्वेश, आप रहिए जरा साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो हम तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया, रिपोर्टर्स ने हमें दिखाया कि किस तरीके से लोग दिक्कतों में हैं। बढ़ रहे हैं आगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में कुलगाम जिले के एक बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहर बानो की कुछ आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुलाम रसूल डार कुलगाम से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे और वो सरपंच भी थे। ये बताया गया कि गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर दिन दहाड़े अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें दोनों गोली लगने से बुरी तरह घायल हुए। दोनों को घायल हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हुई। इस घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और कुछ अधिकारी भी वहां पहुंचे। फौरन इलाके को घेर लिया गया। थोड़ी ही देर में गुलाम रसूल डार के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उनके रिश्तेदार रोते बिलखते दिखाई दिए। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या करने की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। हमारे 22 सरपंचों को टेररिस्ट की तरफ से या अमन के दुश्मन या यूं कहिए कि जो दहशत के जो सौदागर हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया गया। आज 22वें सरपंच हमारे शहीद किए गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। बावजूद इसके कि बार बार हमने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, मैंने यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये मामला उठाया पंचायत मेंबरान की सिक्योरिटी की खातर। मैं बार बार ये आवाज़ उठाता रहा हूँ कि पंचायत मेंबरान को सिक्योर किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त तक सरकार जो है कंप्लीट तरीके से नाकाम हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है इनसे भी मुतालबा करता हूँ कि पंचायत के लीडरान की सिक्योरिटी का बाज़ाब्ता बंदोबस्त किया जाए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है और हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि दफ़ा 370 और 35A के मनसूख हो जाने के बाद बीजेपी सरकार ने ये क्लेम किया था कि
कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो ये 370 और 35 से ख़त्म कर देने के बाद मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया गया है, मगर इस किस्म के वाक़ा आप देखते हैं कश्मीर में आए दिन हो रहे हैं और मिलिटेंसी ख़त्म होने के बजाय ये दोबारा पनप रही है और बढ़ रही है। आतंकियों की इस कायराना हरकत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इलाके में रहने वाले लोग सरकार से आतंकियों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसी घटना से जुड़ी ये दो तस्वीरें सामने हैं। पहली तस्वीर बीजेपी नेता और सरपंच गुलाम रसूल डार की है, जिनकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर में सुरक्षा बल के जवान उन आतंकियों की तलाश में जुटे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, जैसे कि 22वें ये सरपंच थे जिनकी हत्या हुई है, हर बार ये मुद्दा उठता रहा कि सरपंच को कैसे सिक्योरिटी दी जाए या उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्या अब कोई उसको लेकर कानून बनेगा या उसको लेकर कोई नियम बनेंगे जिसका पालन हो और ये लोग सुरक्षित रह पाए? देखिए अर्पिता, ये पहली बार नहीं है कि मिलिटेंटों ने अटैक किया है किसी पंच या सरपंच पे। जिस तरीके से वो लीडर बता रहे थे कि सरपंच और पंचों की जो है अभी तक 22 सरपंच और पंच मारे गए। इसके अलावा जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड काफ़ी सारे लोग थे और मैं पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो 20 अटैक्स हुए हैं बीजेपी के लीडरों पे, उसमें सरपंच पंच भी शामिल है और उसके अलावा जो बीजेपी के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वगैरह शामिल हैं, उन पे तकरीबन 19 लोग जो है मारे गए पिछले 2 साल में। और लगातार जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 2 साल में जिस तरीके से 2 साल हो गए, अब 35 और 370 को हटाए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं और खासतौर से निशाने पे हैं बीजेपी के लोग, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और टीआरएफ जो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो लगातार क्लेम करती आई है कि इस तरीके के अटैक्स वो कैरी कर रहे हैं और उन्होंने इससे पहले भी धमकियां दी हैं खासतौर से बीजेपी के लीडरों को, और साथ ही जो पुलिस में काफी सारे लोग जो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं उनको भी धमकियां मिल रही हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार की तरफ कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। लेकिन जहां तक आपने सिक्योरिटी की बात की, इसके पास पीएसओ थे लेकिन उसको अब सस्पेंड कर दिया गया, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। और इसके अलावा भी बाकी जितने भी बीजेपी के लीडरों पे हमला हुआ उनके पास भी सिक्योरिटी थी, लेकिन सिक्योरिटी के बावजूद भी उन पे हमला हो गया। जैसा बांडीपोरा में एक ही घर के 3 लोग मारे गए, वो बीजेपी के साथ उनका ताल्लुक था और उनके पास भी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद उन पे हमला हुआ। अब होगा किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। ठीक है रिफत, आप नजर बनाए रखिए। वहीं बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या को बीजेपी ने आतंकियों की कायराना हरकत करार दिया। पाकिस्तान और आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। इन कायर पाकिस्तानियों को जमीन के पाताल से भी निकालकर मौत के घाट उतारेंगे। इन जालिमों को, इन कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी के कातिलों को मौत की सजा मिलेगी। खून का बदला खून से लिया जाएगा। इस घटना की राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कुलगांव के सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहर बानो पर क्रूर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ये कायराना काम है और हिंसा के अपराधियों को बहुत जल्द न्याय के दायरे में लाया जाएगा। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उधर दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद हैं। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र समेत कई मुद्दों पर बात हो सकती है। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रांत, किन मुद्दों पर हो सकती है बात? बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद हैं और हर हफ्ते जब भी मानसून सेशन चलता है, जब भी संसद का सत्र चलता है, तो हर हफ्ते बीजेपी की संसदीय दल की बैठक होती है। और अब चूंकि इस हफ्ते का, इस मानसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है, तो कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि इस हफ्ते में गतिरोध दूर किया जाए। तो सरकार की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन सब चीजों पर चर्चा होती है। और आमतौर पर प्रधानमंत्री भी एक संदेश बैठक के दौरान अपने सांसदों को हैं। तो आखिरी ये हफ्ता और इसके बाद 15 अगस्त का जश्न भी शुरू हो जाएगा। किस तरीके का संदेश अपने सांसदों को देंगे, ये भी कुछ देर बाद पता चलेगा। शुक्रिया विक्रांत।